ये पार्ट बता रहा हूँ। ये अगर आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो इसमें किसका लीजिएगा बताइए अपना। सर वन का। वन। वन का। उसके बाद। टू। उसके बाद। फोर। थ्री। दिस इज फोर कॉल्ड। और थ्री। এটা কি बोला जाए बताइए। गुआनिडीन। गुआन गुआनाडीन। गुआनिडीन। गुआनाडीन। এটা कॉल्ड अमाइडीन। अमाइडीन। आप देखोगे जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो गुआनाडीन का दिया हुआ है पूरा पैकेज में। कहीं भी पढ़ोगे आप लोग। तो ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको सबसे ज्यादा टारगेट करता है वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग और जेई एडवांस, सबसे ज्यादा टारगेट करता है इस कंपाउंड को। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे देखिए, लेकिन एक ही थ्योरी पे बेस्ड है ये। कंटेनिंग कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसका जो पीके का वैल्यू होता है, पीके का वैल्यू मैंने बताया था जैसे, इसका पीके का वैल्यू होता है 13.6 के करीब। आप बेटा बताओ एनिलीन सब किस में था, 4 के करीब चले गए थे। आपने एलिफैटिक एमिन्स में कितना था, 9-10 के करीब रहा था कि नहीं बताइए आप लोग। और ये चला गया आपका 13.6, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे एमाइडीन का मैंने पीके वैल्यू बताया था, कितना बताया था याद है आप लोग का एमाइडीन का पीके वैल्यू। एमाइडीन का पीके वैल्यू मैंने कितना बताया था, थोड़ा याद करो आप लोग। 0.5 के करीब बताया था। इथिलीन का मैंने, डाइथाइलेमिन का मैंने 10.82 के करीब बताया था। तो बेटा देखो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कौन होगा, गुआनिडीन। अब होता है कि गुआनिडीन कैसे होता है उसका रीजन मैं बताया था आपको, तो फिर से बता रहा हूँ, देखो गुआनिडीन क्या होता है। गुआनिडीन में सबसे पहले बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं। देखिए ये लॉन पेयर होगा बेटा, ये रेजोनेंस में जाएगा। लॉन पेयर बाय कंजुगेशन है। ये नाइट्रोजन जैसे इसके साथ कंजुगेशन पे जाएगा, तो ये NH आपका निगेटिव आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सेम वन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द NH2 ग्रुप। राइट साइड ऑफ NH2 ग्रुप से जब बेटा ड्रॉ करेंगे तो आपको ये कुछ मिलेगा ऐसा। कुछ ऐसा मिलेगा, NH माइनस और यहाँ पे हो जाएगा NH2 प्लस। अब ये बताए 3 CS आपने गुआनिडीन का लिखा था, बताओ ये इक्विवेलेंट CS है कि नॉन इक्विवेलेंट CS है, ये बताइए। স্যার টু আর থ্রি মানে সেকেন্ড আর থার্ড স্ট্রাকচারটা ইকুইভ্যালেন্ট তো। नहीं 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 नहीं, ये बताइए ओवरऑल, बताइए ना ओवरऑल, बताइए ओवरऑल। नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट CS। नॉन इक्विवेलेंट CS। बेटा जब इसको प्रोटॉन देंगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टेंसी बहुत फास्ट होता है यहाँ पे, तो कौन सा नाइट्रोजन पे जाएगा। अगर मान लो इसको मैंने 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिए, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 मैंने मार्क किया। आप बताओ द विच वन नाइट्रोजन विल प्रेफर द प्रोटोनेशन, द थ्री नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन विल प्रेफर द प्रोटोनेशन। रीजन बिहाइंड दैट, we know that lone pair of this nitrogen 1 and 2 lone pair, 1 and 2 nitrogen lone pair participate in resonance। देखो रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है ये। तो ये लॉन पेयर आपका रेजोनेंस में जा रहा है, दैट लॉन पेयर विल बी लेस एबल फॉर द प्रोटोनेशन। और आपने हिमांगी पढ़ा होगा कि NH3 प्लस जो ग्रुप होता है वो कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, आपने पढ़ा होगा, हाँ सर। मैंने बताया था। तो NH3 प्लस अगर मान ली प्रोटोनेशन करेंगे तो NH3 प्लस हो जाएगा, तो कभी रेजोनेंस में जा पाएगा नहीं। आई बात समझ में। जब भी देखना कि एक ही कार्बन से, बेटा ये एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, थोड़ा सोच समझ के पढ़िए। एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल कार्बन दैट कंटेन द 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन या मे बी 2 नाइट्रोजन। अब 1 नाइट्रोजन बॉन्डेड विद द कार्बन थ्रू द पाई बॉन्ड। तो बेटा इस टाइप का कंपाउंड आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस में रखेंगे उसको। रीजन क्या होता है सुनो,
प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो विच वन नाइट्रोजन विल प्रेफर प्रोटोनेशन यार? থার্ড। সারানিটা বুঝেছিস কেন থার্ড যাবে? স্যার আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন? আরে দেখ বাবু, দিস লন পেপার ফর রেজোনেন্স, হ্যাঁ। তাই জন্য এটা প্রোটনেশন চান্স নাই। আচ্ছা, লোন পেয়ার রেজোনেন্সে চলে গেল বলে প্রোটনেট হবে না। এটা দেখ বাবু, এটা देख NH2 হয়ে গেছে। if you are হ্যাঁ। doing if you have to protonate in this position, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे प्रोटोनेट कर दिए इसको, तो बताइए ये अब नॉन रेजोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। হ্যাঁ। তাই জন্য ওটা কিছু অ্যাডভান্টেজ পাবে রেজোনেন্সে বল? না। না, তাই জন্য এটা প্রোটনেশন হবে না। আচ্ছা, ওই কারণে থ্রিটায় শুধু যাবে। शुद्ध जाबे नाइट्रोजन। जब भी इस टाइप का कंपाउंड देगा तो कार्बन नाइट्रोजन का जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसी नाइट्रोजन पे प्रोटोनेट कर दीजिएगा। जैसे अब याद करो, पिरिडीन, पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन bonded with carbon through the pi bond. Pyrrole type nitrogen does not participate with the pi bond with the carbon, वो तो कार्बन रेजोनेंस के थ्रू दिखाता है, लेकिन वैसे सिंगली बॉन्ड बना के रहता है, तो उसी को थोड़ा कंपेयर कर लो ना आप लोग। देखो तो कौन सा नाइट्रोजन प्रोटोनेशन में जाएगा, थर्ड या फोर्थ? थर्ड। Third। थर्ड नाइट्रोजन पे लेके जा रहा हूँ। तो थर्ड नाइट्रोजन पे जैसे हम लोग के जाएंगे तो क्या बन जाएगा वहां पे बताइए आप लोग, NH2+, और ये हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। देखो, देखिए ईशान, जैसे उस पर एक प्रोटोनेशन जाएगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH2+ आ जाएगा कि नहीं वहां पे? हम्म, अब बताइए, Yes। अब बताइए यहाँ पे लॉन पेयर है बेटा, तो रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे। ताड़ाताड़ी बोलो बेटा, रेजोनेंस होगा कि नहीं बताइए आप लोग? হ্যাঁ স্যার, हाँ রেজোনেন্স। सर। रेजोनेंस। अब बताइए कितना CS आएगा, इसका भी 3CS आएगा। 3CS आएगा इसका भी। नाउ आप बताइए, वॉट एवर आई हैव रिटन हियर इन द कंजुगेट बेस रेजोनेंस, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट CS है कि नहीं? हाँ सर। बस इसी के चलते क्या आ गया, अब बताओ, इक्विवेलेंट CS इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। यस सर। देखो एक ही कंपाउंड था, आफ्टर गेटिंग द प्रोटोनेशन यू आर गेटिंग द मोर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, दैट मेक द गुआनिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तब बताइए यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई द गुआनिडीन द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो बोलोगे आफ्टर द प्रोटोनेशन रिजल्टिंग कंजुगेट एसिड is stabilized more resonance, stabilized through the resonance more than corresponding base। आई बात समझ में? resulting conjugate acid is more resonance stabilized than the corresponding base, that is guanidine। अगर आपसे पूछेगा एमाइडिन गुआनिडीन में, पर्टिकुलरली गुआनिडीन में क्यों होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, तो यहाँ पे लॉन पेयर का एबिलिटी पे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी, क्योंकि बेटा जितना कंजुगेट बेस आपका एसिड आपका स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम उतना फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग? হ্যাঁ স্যার। तो जितना ज्यादा आप स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएंगे उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, इसलिए कंपाउंड आपका क्या होगा, मोर बेसिक। तो बताइए क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ आपको। अब बताइए, एमाइडीन में भी इसी तरह का देख होगा कि नहीं बताइए? एमाइडीन में, एमाइडीन जो लिए थे आपने, जो एमाइडीन लिए थे वहां पे देखिए, यहाँ पे सुमित जो ND आपने पढ़े थे, यहाँ पे NH लिए और NH2 लिए, तो बेटा इसमें भी रेजोनेंस होगा कि नहीं, इसमें भी, इसमें भी रेजोनेंस होगा। हाँ सर, प्रोटोनेशन के बाद इक्विवेलेंट सीएस आ हाँ गया। सर, हाँ, तो इसमें कितना CS आएगा, इसमें 2 ही CS आएगा। इसमें 2 है। हाँ सर, 2। तो मान लीजिए इसमें, अगर मान लीजिए रेजोनेंस में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2+, ये होगा।
लेकिन इसको भी अगर प्रोटॉन मिलेगा तो ये भी प्रोटोनेशन प्रेफर करेगा। प्रोटोनेशन बहुत फास्ट करेगा, तो किस पे प्रोटोनेशन होगा? बोल निशानी बताइए। नाइट्रोजन इस पे आ जाएगा, और इस पे कितना सी एस होगा? 2 CS होगा। और दोनों CS क्या होगा, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। equivalent. इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ये भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा कि नहीं, बताइए आप लोग। है सर। आप बताइए, ग्वानिडीन में कितना स्ट्रक्चर आया था? 3। इसमें कितना मिल रहा है आपको? 2। तो 2। बताइए, जितना ज्यादा नंबर ऑफ CS आएगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ, इसीलिए ग्वानिडीन इससे सुपर निकल गया। अब पकड़ लेंगे ग्वानिडीन ग्वानिडीन आपको। एक काम बता रहा हूँ मैं आपको, एक फिगर मैं देख के बता रहा हूँ। कर ली कॉपी? तो मैं एक फिगर देख के आपको आइडेंटिफाई करने का और एक तरीका बता रहा हूँ। एक और देने दीजिए आप लोग। कर ली कॉपी? देखो, इसमें ट्राई करना तो। बताओ कितना नाइट्रोजन है इसमें? 3। बेटा एक काम करो, अगर मैं 1 2 3 को बात करूंगा, इस पे अगर मैंने वन इक्वालेंट, अगर HBr या HCl, अगर मैंने वन इक्वालेंट दिया, वन इक्वालेंट मतलब किसी एक नाइट्रोजन को प्रोटोनेशन करवाने, किसी एक नाइट्रोजन को। आप बताइए 1 2 3 में कौन सा नाइट्रोजन को प्रोटोनेशन करवाएंगे? 1 अगर मान लीजिए 2 आपने थर्ड पे अगर करवाएंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा आपका टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट जैसे ही आ जाएगा तो वो कभी रेजोनेंस में जा सकता है? नेवर। तो बताइए किस पे करेंगे हम लोग? 1 2 3 है तो किस पे करवाएंगे, बताइए आप लोग। 1 जैसे ही प्रोटॉन है तो मैं 1 पे लेके जा रहा हूँ। अब बताओ 3 पे जाते तो क्या एडवांटेज? 3 पे पॉसिबल है रेजोनेंस। अब बताइए 3 पे लॉन पेयर जो रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं, इस तरह से। है सर। तो बताइए 3 का लॉन पेयर अगर रेजोनेंस में चला जाएगा तो वो लेस फॉर द प्रोटोनेशन। हाँ सर. बट वी नो है दैट दिस नाइट्रोजन हैविंग आल्सो लॉन पेयर। देखो यहाँ पे जो लॉन पेयर होगा वो कहाँ पे रहेगा, बताइए लॉन पेयर कहाँ पे रहेगा? लॉन पेयर इन 2p। तो कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में? रेजोनेंस। बेटा यहाँ जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर कहाँ पे आपका, बताइए। sp2। अब बेटा sp2 लॉन पेयर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। आप बता दो, मैंने क्यों बोला? देखो आप ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, बताइए sp2 या sp3? sp2। 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 तो बेटा जब sp2 में है तो आपका देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। आप बताइए यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड बना के रखा है? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड। आपका ऑर्बिटल जो होगा इस तरह का ओरिएंटेशन होता है कि नहीं, बताइए ट्रायगोनल प्लेनर। है सर। अब बताइए, तो ये जो sp2 एक रखे वो लॉन पेयर लेके रखेगा, और दो जो sp2 बना ये आपका सिग्मा बनाया। अब बताइए 2p जो इसके परपेंडिकुलर होगा, दोनों क्या बना रहा है वहां पे? पाई। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे पाई बॉन्ड आप बना चुके हो। मतलब ये लॉन पेयर को किसी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में आप नहीं रख सकते हो। तो ये लॉन पे रहेगा कहाँ पे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पे होता है बेटा? प्लेन पे। तो इट इज मोर चांस ऑफ प्रोटोनेशन। एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। तो किस पे प्रोटोनेशन करवाएंगे आप? 1 पे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हिमांशु पांडे MS वन जैसे आप लोग बनाते हैं तो वहां पे अगर मिलेगा कहीं पे नाइट्रोजन का कंपाउंड का आपको मिलेगा ये सब बेसिक आंसर, ये जो था आपका स्टार्टिंग का जो चैप्टर था आपका GOC का, उसी में ये क्वेश्चन सब मिलेगा आपको। एमिन्स में भी मिल सकता है, वहां भी ज्यादा क्वेश्चन दिया वो लोग। तो देखिएगा यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा देंगे तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज होने के बाद इसमें रेजोनेंस का चांस है कि नहीं? हाँ सर. तब बताइए। अब अगर ऐसा इस तरह का कंपाउंड दे देगा आपको, तब पकड़ लेंगे आप लोग कहाँ पे होगा प्रोटोनेशन? नाइट्रोजन लिए यहाँ पे, NH लिए तो यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये NH आ जाएगा। बताइए ना मित्र, समझ में आया ये? तो मैं दूसरा एक कंपाउंड और दे रहा जी सर। हूँ। और एक कंपाउंड जो दे रहा हूँ उसमें देखिएगा आप।
ये कंपाउंड लिया मैंने, ये कंपाउंड लिया मैंने। दोनों में कौन बेसिक होगा ये बता देंगे आप लोग? Yes, 2 is greater than 1. 2 ग्रेटर देन 1। अब ये बताइए एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। Yes, sir. देखिए, देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes, sir. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है आपका, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा आपका? ये कर लेंगे। अब एक काम करता हूँ, इस तरह का कंपाउंड अगर देगा आपको, इस तरह का कंपाउंड देखो, ये सब आप जाओ देखना यहाँ पे, इस तरह का कंपाउंड, ये नाइट्रोजन लिए, तो एमाइडीन टाइप का है कि नहीं है, चेक कर लो तो। इस रीजन में देख रहे हैं कि नहीं शान, आप देखिए इस रीजन में एमाइडीन टाइप का देख रहे हैं कि नहीं आप? अगर हेमाइडीन टाइप का देखेंगे तो अगर यहाँ पे मैं 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, तो प्रोटोनेशन किस पे करवाएंगे बताइए आप लोग? सुमित बताइए किस पे करेंगे, 1 या 2 पे? 1, 1, 1 पे। अब पकड़ लिए आप लोग, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। एस प्लस अगर देंगे तो प्रोटोनेशन इस पे करेंगे, इस पे नहीं करवाइएगा। अच्छा, अब ये बताइए, इसमें किसका ज्यादा होगा बताओ? One. Sir, one. 1 का ज्यादा 2 से होगा, बताइए आप लोग। हाँ, one में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा। क्यों होगा बताइए? মিথাইল গ্রুপ আছে না ইলেকট্রন ডোনেটিং, ওই কারণে বললাম। স্যার না স্যার 1 will be greater than 2 কারণ ওখানে তো এসআইআর এফেক্ট হবে না, हाँ তো सर, রেজোনেন্স এফেক্ট থাকবে না, যার জন্য বেসিক স্ট্রেংথটা বেশি হবে। সেকেন্ডারি রেজোনেন্স পার্টিসিপেট করবে। अच्छा ये बता दो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 2 होगा, और इसका जो मैं बता रहा हूँ इसका डेल पी के बी का जो डिफरेंस बता रहा हूँ, ये पीके का डिफरेंस, या पीके जो भी पीके का डिफरेंस लेंगे तो उसी का डिफरेंस ले लो। तो पीके का जो डिफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये पीके का डिफरेंस लो 4.6, मतलब वो ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं दोनों में, बताइए आप। Yes, sir. अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, एक चीज पहले बताने दीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये एनिलीन है, और आपके पास अगर मान लो मेथाइल एनिलीन बना दिए, और आपके पास अगर डाई मेथाइल एनिलीन बना दिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका बोलोगे आप लोग? अब बोलोगे 3 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 1। methyl group electron donating या electron withdrawing group? ডোনেটিং। Donating. 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 That will give the electron density around the nitrogen। अब बताइए अगर इसका पीके का वैल्यू बताए थे तो कितना बताए थे, 4.62 के करीब आता है आपका, और इसका जो पीके का वैल्यू होता है ये 5.36 के करीब आता है। तो बताइए डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे, बताइए आप लोग। नो। Yes.
अब बताइए आगे देखो, सेम ग्रुप मैंने यहाँ पे रखा तो देखो डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, 4.6 का। यहाँ पे देखो वही ग्रुप है तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको। इस कंपाउंड को नेमिंग में क्या बोलते हैं, इसको कंपाउंड को बोलते हैं नहीं कि एन डाइमेथाइल, क्या बोलते हैं आप, एनिलीन। एन डाइमेथाइल एनिलीन में जाओ, एनिलीन में जाओ तो बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन देखो यहाँ पे इस कंपाउंड का नेमिंग जो करते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग, देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये कंपाउंड लिए। ये आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। अब बताओ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, नहीं नहीं रॉन्ग लिख दिया ना मैंने, अपोजिट करना चाहिए था इसको। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। अब बताइए तो आपने क्या बोला, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा इसमें, सबसे बेसिक होगा 1 > 2। रीजन क्या होगा सुनो बेटा, आपने बताया एक पढ़े थे आपने, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, याद करो। अनामित्रा याद करो, पढ़े थे आपने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जी सर, थोड़े से। SIR जिसको बोलते थे हम लोग। देखिए अब ये ग्रुप सब क्या हो, बल्कि ग्रुप सब है कि नहीं बताइए आप लोग, बल्कि ग्रुप है, और ये भी बल्कि ग्रुप है। आउट ऑफ द आप प्लेन। बताइए बेटा, जब बल्कि ग्रुप रहेगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या होगा, आपका स्टेरिक हिंडेंस होगा। आप टू मिनिमाइज द स्टेरिक हिंडेंस, आपका किसके रोटेशन होगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के क्रॉस क्या होगा, रोटेशन हो गया। रोटेशन के चलते क्या हो जाएगा, एक चला जाएगा ऊपर, एक चला जाएगा नीचे। तो जैसे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्डिंग था पहले ये प्लेन पे था, लेकिन ड्यू टू द स्टेरिक हिंडेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये चला जाएगा एक ऊपर एक नीचे, ऐसे मेथड ग्रुप। तो बताओ स्टेरिक हिंडेंस जैसे ही चलोगे तो आपका जो टोपी लॉन पेयर है वो कोप्लेनर रहेगा, आपका बेंजीन के साथ नहीं रहेगा। तो जैसे कोप्लेनरिटी का वहां पे लॉस हो जाएगा, तो लॉन पेयर विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नो। आई बात समझ में, मतलब रेजोनेंस में आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस है, यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस है, ये सब क्या होता है, स्टेरिक हिंडेंस होता है। अब क्या होता है, टू मिनिमाइज, देखो टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑकर्स, that leads to loss in coplanarity of 2p orbital of nitrogen with delocalized pi electrons of benzene ring। अब तो बेंजीन रिंग के डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लॉट के साथ से ग्लूकोप्लानिटी के लॉस हो गया, तो बेटा वहां पे रेजोनेंस में जाएगा वो, कभी बताइए आप लोग। No, sir. डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब बताइए यहाँ पे रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चांस ऑफ प्रोटोनेशन फास्ट होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। अगर बेटा यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है आपका, ये लॉन पेयर को अगर रेजोनेंस में नहीं ले जा पाओगे तो वो अवेलेबल रहेगा, लोकलाइज रहेगा, तो चांस ऑफ प्रोटोनेशन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, हो आपको बताइए तो। Yes, sir. दैट मेक दिस कंपाउंड मोर बेसिक। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा, इसमें जो ग्रुप है आपका ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये बता दो NH2 ग्रुप और NEME, ये NME2 ग्रुप और ये NH2 ग्रुप कौन ज्यादा बल्कि होगा, NME2 ज्यादा बल्कि होगा कि नहीं। Yes, sir. अब देखिए बता रहे, अब ये नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन है ये प्लस है ये माइनस है ये। अब बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है कि नहीं, यहाँ पे चांस है कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।
अब ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे। अब बेटा बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये कोप्लेनर हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अब बताइए यहाँ पे बोलेंगे कोप्लेनर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट मीन्स कोप्लेनिटी वहां पे लॉस नहीं हुआ। अब बेटा बताइए रेजोनेंस में तो चला जाएगा लॉन पेयर यहाँ पे। अब बेटा जैसे रेजोनेंस में चला जाएगा और 3 NO2 का जैसे -R इफेक्ट का इम्पैक्ट आएगा तो इसको लेस बेसिक कर देगा कि नहीं बताओ अपने? Yes. रेजोनेंस, और जैसे रेजोनेंस में वो इंटर करेगा आप बता दो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लॉन पेयर को आप रेजोनेंस में ले ही नहीं जा पा रहे हो, यहाँ पे लॉन पेयर चला गया रेजोनेंस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों NO2 क्या करता है, दोनों H को पकड़ के बोलता है प्लेन पे रहो, प्लेन पे जाना चाहता है वो आउट ऑफ प्लेन, लेकिन बोलता है नहीं तुम प्लेन पे रहो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज है। तो बस इसी के चलते यहाँ पे लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस दैट मेक द ओवरऑल कंपाउंड लेस बेसिक। अब समझ में दोनों में क्या डिफरेंस है? और दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ मैंने देखो कितना दी है, 40,000 टाइम्स डिफरेंस आता है दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ में, मतलब ये 4.6 अप्रोक्सीमेटली पीके का वैल्यू। कुछ आइडिया लगा ना मित्र आपका यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ में? जी चलिए सर। तो बताइए, तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए। चलिए ईशान समझ में आ गया, ये पढ़े थे आप लोग? सुमित आप लोग भी पढ़े थे? हाँ तो आप लोग भी पढ़े थे तो इसलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अब जो बताने जा रहा हूँ सुनिएगा। पेरिडीन पायरोल से बता दिए थे ना आप लोगों को? हाँ सर। हम्म, तो वो सब आपको अब देखिए मैंने बेसिक स्ट्रेंथ पे ज्यादा वर्क करवा दिया आप लोग। आप क्वेश्चन बनाइएगा और मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये अब देखना है, यहाँ पे नोट करके लिखो एक। बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ पे है आपका? ब्रिजेट पे। ब्रिजेट पे जो भी नाइट्रोजन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। बेटा पता sp3 पे ब्रिजेट पोजीशन पे प्लेनर स्ट्रक्चर या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर? क्विनिक्लिडिन। निक्लेडीन बोलते हैं इसको हम लोग, बोलते हैं हम लोग। इसका जो हाँ सर। पीके का वैल्यू है, ये पीके का वैल्यू इसका इसका होता है 10.93 है अप्रोक्सीमेटली। अब बताइए जितना भी आपने एलिफैटिक का बताए थे इथाइलेमिन मेथाइलेमिन उससे ज्यादा बेसिक थोड़ा स्लाइटली हो गया कि नहीं बताइए आप लोग? जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछ चुका था बेटा, जेई मेन में। ये पीटर साइक्स में जाओगे सुमित, जैसे पीटर साइक्स में बोलो आपको सुमित, जैसे आप लोग समझित पढ़ते हो तो पीटर साइक्स में भी ये दिया होगा, सोलोमोन्स में भी ये दिया कंपाउंड, जेई मेन में क्वेश्चन पूछ दिया था। अब जैसे पढ़ते हो कि नहीं बताओ, पीटर साइक्स पढ़ रहे हो कि नहीं सुमित बताइए? पीटर हाँ साइक्स सर। पढ़ेंगे, पीटर साइक्स पढ़े होंगे आपके सोम जी, जैसे अभी पीटर साइक्स पढ़ते हैं हम लोग, ईशान आप भी अगर हाँ पढ़ते सर। होंगे तो जैसे आपका आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसका, आप तो पढ़ते हैं वहाँ पे ये सिंगेज का बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी जाइएगा आप तो वहाँ पे तो ये कंपाउंड सब मिलेगा, तो क्विनिक्लाइडिन बोलते हैं, क्विनिक्लाइडिन। तो क्विनिक्लाइडिन आप याद रखिएगा, ब्रिजेट पोजिशन है विद sp3 hybridization और दैट नाइट्रोजन इज already we know the sp3 hybridization that more chance of protonation that make this compound due to the rigid structure that make this compound more basic। तो ये इथाइलेमिन मेथाइलेमिन से भी ज्यादा बेसिक होता है, याद रखोगे। अगर मैं आपको 1 दे दिया, 2 पे अगर मान लो इथाइलेमिन दे दिया, और 3 पे अगर मान लो डाइथाइलेमिन दे दिया, और 4 पे अगर मान लो कि मैंने मेथाइल नाइट्राइल ले लिया, तो बताओ बेसिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा होगा 1 का। 1 के बाद हो जाएगा कौन बेटा आपका? 3। 3 के बाद हो जाएगा 2। 2 के बाद हो जाएगा 4।
4 क्या आपका नेट ट्रायल है। समझ में आया। तो देखो इसका मैं बता रहा हूँ 10.62 के करीब आता वैल्यू। बता, बेसिक स्ट्रेंथ मैंने बता दिया आपको, और जो बचा हुआ वो क्वेश्चन के थ्रू मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास से। अब ये बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया। मैंने आपको कार्बन एलिमेंट टेस्ट बता दिए, हिंसबर्ग टेस्ट बता दिया आपको, फिर मैंने आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बन एलिमेंट टेस्ट वो भी बता दिए थे, आइसोसाइनेट टेस्ट। फिर मैंने सैलेशन बता दिया था आपको, स्कॉट एंड बॉर्बन रिएक्शन बता दिया आपको। अब मैं बता रहा हूँ इसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। डायजोनियम कपलिंग ऑलरेडी मैं बता चुका था, तो आपने जिनको देखे थे वीडियो देखे आप लोग बताइए, तो उसमें मिलेगा आपको डायजोनियम कपलिंग मिलेगा आपको, वो भी बता दिए थे। फिर आपका रिएक्शन, सैंडमे रिएक्शन, फिर मैंने गैटरमैन रिएक्शन, बाल्सीमन रिएक्शन सब बता दिए थे, तो ये सब आप देखिए। हाँ भाई, अब जो लास्ट में टॉपिक बता रहा हूँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर एक क्वेश्चन है। बताइए। सर क्विनोक्लिडियम में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जब प्रोटोनेशन करेगा तो वो तो नाइट्रोजन तो लोन पेयर लूज कर जाएगा। तो उस केस में जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तब तो नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा ना। तो क्या नहीं रिंग। नहीं, अरे बेटा नहीं, अगर इस पे प्रोटोनेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंट ही रहेगा ना, तो sp3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता वो। ऐसे हो जाएगा, 4 बॉन्ड वहां पे सिग्मा बना रहता है, कहाँ से जाएगा, सिग्मा तो 4 बना ही रहता है, sp3 ही रहेगा, sp2 कहाँ से जा पाएगा वो। अच्छा हाँ हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड कर देगा सही हाँ। चीज। हाँ, तो आप याद रखिएगा ब्रेजर पोजिशन पे नो चांस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर। तो लिखिए एरोमेटिक, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, इसमें इसी का पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहला रहूंगा नाइट्रेशन। देखना, जैसे एनिलीन पे जाएंगे तो एनिलीन इज मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। एंड ऑर्थो पर डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पर डायरेक्टिंग ग्रुप। बताओ, ये इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है कि रिंग में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा कि हाईली सेंसिटिव फॉर ऑक्सीडेशन। बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करे तो KMnO4 देगा ना, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता, मतलब कि ऑक्सीडेशन का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से। आप देखो यहाँ पे, इस पे नाइट्रेशन करेंगे हम लोग, देखना यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे। अब नाइट्रेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट जो लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं भी लोगे तो चलेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 भी लेके चलेगा। जैसे इस पे नाइट्रेशन करते थे बेटा, क्या होता है कि इसमें नाइट्रो डेरिव ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या होता था, पारा बेंजोक्विनोन बना जाता है, ये मेजर बनाता है, ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्विनोन। बिसाइड द पाराबेंजोक्विनोन और भी प्रोडक्ट आता है इसमें, क्या क्या प्रोडक्ट आता है देखो, पाराबेंजोक्विनोन के अलावा क्या क्या प्रोडक्ट आता है। इसके अलावा नाइट्रो डेरिवेटिव भी आता है इसका, क्या क्या नाइट्रो डेरिवेटिव आता है तो देखना, NH2 लेंगे, NO2 पारा डेरिवेटिव्स, और एक आ जाएगा आपका मेटा पे भी आएगा प्रोडक्ट, और एक आएगा आपका ऑर्थो पे भी प्रोडक्ट आएगा। और ये NCERT में एक डाटा दिया है, उसी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन पूछ देता है ये। इसमें बोलता है ये कि ये आएगा 51%, ये बोलता है 41%, 47%, ये 2%। मतलब कि ऑर्थो सबसे कम होता है, पारा सबसे ज्यादा होता है, मेटा भी कंसिडरेबल होता है। अब जबकि होता है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, लेकिन मेटा प्रोडक्ट आता है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ सबका। तो ये ओवरऑल जो होगा ये मेनली होता है पाराबेंजोक्विनोन। बिसाइड द पाराबेंजोक्विनोन ये नाइट्रो डेरिवेटिव्स भी आएगा। Among the nitro derivative, these are the distribution of the nitro derivatives. 51%, 47%, 2%। बेटा याद रखना, जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये डाटा क्वेश्चन लेके पूछ दिया था, तो देखना। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इट मेनली oxidizes aniline to para benzoquinone and also give some nitro derivatives of aniline। मेन होता है ये पाराबेंजोक्विनोन में चला जाता है। अब पाराबेंजोक्विनोन के बिसाइड आपको कुछ ऑर्थो मेटापारा नाइट्रो डेरिवेटिव्स भी देगा। तो इसमें देखने की डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो साइंटिस्ट ने देखा कि 47% मेटा आ गया। तो इसका लॉजिक बोला कि यू आर डूइंग द नाइट्रेशन इन द स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम, दैट्स व्हाई द NH2 will get protonated. After the protonated, it becomes the meta reacting group. That's why you're getting the meta derivatives. समझ में आया ये? देखो अब बताइए, रुकिए 1 मिनट लिखने दीजिए, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बताइए। ये H2 से फिर ऑक्सीडाइज कैसे करता है तुम्हारी? नहीं नहीं, बता रहा हूँ ये क्या होगा, रीजन क्या होगा इसका, बताइए इसका रीजन क्या होगा। अगर आपको रीजन पूछेगा आपसे कि क्या रीजन होगा तो इसके लिए क्या बोलिएगा, देखिए। एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड इन एसिडिक मीडियम and after protonation NH3 plus group becomes meta directing या ऑर्थो para directing, meta directing। अगर आपसे पूछेगा ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, स्कूल के एग्जाम में पूछ देता है ये सब, व्हाई यू आर गेटिंग द 47% ऑफ द मेटा डेरिवेटिव्स, तब बोलोगे कि इन द एसिडिक मीडियम NH2 get protonated into NH3 plus group, now it becomes the meta directing, that's why you are getting the 47% of meta derivatives, right? अब देखिए, अब जो ये पार्ट है HNO एस्टोसोफोर, नहीं नहीं, HNO3 लिखना चाहिए, यहाँ पे रॉन्ग कर दिए, थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, करेक्शन कर लीजिए HNO3। हाँ बेटा, HNO3 क्या होता है सुनना। HNO3 अगर डायलूट होगा तभी भी ऑक्सीडाइजिंग होगा, कंसंट्रेटेड होगा तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको देखना है कि H2SO4 और HNO3 में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3। HNO3 से कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको एसिड में आपको कोई मिलने वाला नहीं है, इसलिए याद रखना HNO3 बहुत पावरफुल होता है। HNO3 इतना पावरफुल होता है कि मेटल नॉन मेटल मैक्सिमम को ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि H2SO4 को ये पावर मिलता है जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में जाता है, डायलूट में कभी नहीं होता है। और HNO3 डायलूट भी लोगे, वेरी डायलूट लोगे, फिर भी बहुत सारा मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सब इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ याद रखें यहाँ पे कि कंसंट्रेटेड HNO3 का काम होता है मेनली ऑक्सीडाइज कर देना एलिन को पाराबेंजोक्विनोन में। इवन आप याद रखिएगा, फेनॉल पे जब हम लोग HNO3 फेनॉल पे भी नाइट्रेशन करवाते हैं तो मेजर प्रोडक्ट आपका आता है, आप तो पिक्रिक बोल देते हो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका होता है पाराबेंजोक्विनोन। आई बात समझ में? जैसे आपने देखा था फेनॉल पे K2Cr27H2SO4 लेके आपने पाराबेंजोक्विनोन कर रहे थे कि नहीं, डार्क कलर लिक्विड, याद करो। तो वैसे ही सोचिए यहाँ भी पाराबेंजोक्विनोन में ही चला जाता है। आई बात समझ में क्या बोलना चाहा मैंने? बताइए सुमित, समझ में? पाराबेंजोक्विनोन इसका मेजर प्रोडक्ट है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेटा। हाँ सर समझ आ गया। अब देखिए, फॉर मोनो नाइट्रेशन, मतलब कि आपको क्या करना है, एक नाइट्रेशन करना है, एक ही नाइट्रो ग्रुप लाना है। तो आप क्या करोगे, एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करोगे कि नहीं आप? मस्ट बी एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन to reduce the activating nature
to reduce activating nature of NH2 group. NH2 का जो strongly activating nature होता है और NH2 को protect भी करना है, नहीं तो बेंजोक्विनोन में चला जाता है. To reduce the activating nature and also to protect the NH2 group, oxidation को भी आपको रोकना है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एसिटाइलेशन. बताओ एसिटाइलेशन किससे करेंगे हम लोग? एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनाइड्राइड से करेंगे. निशानी समझ में आ रहा है किससे एसिटाइलेशन करते हैं हम लोग? एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनाइड्राइड से. बेटा ये एसिटिक एनाइड्राइड है. अब एसिटिक एनाइड्राइड से पहले क्या करोगे? इसको एसिटाइलेशन करोगे. एसिटाइलेशन करने के बाद ये कंपाउंड मिल जाएगा कि नहीं आपका? ये मिला. आप बता दो, जो एसिटाइल ग्रुप जैसे आप एसिटाइलेशन करेंगे आपका क्या होगा? ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा कि मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होगा? ये तो याद करो. ये अरे सब बताए थे, 11th में भी बताए थे, यहाँ भी 12 में बताए थे. मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये. बल्कि ग्रुप है कि स्मॉलर है? बल्कि भी है ये. एक तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, बल्कि है. इसलिए क्या करेगा? आप इस पे नाइट्रेशन करवा दो. तो नाइट्रेशन कराएंगे किससे? तो कंसंट्रेटेड HNO3 दे दो आप. अब ये कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो ये इसके पास हिम्मत नहीं कि एमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, नहीं करवा पाएगा. इसलिए आप क्या करेगा? यहाँ पे नाइट्रेशन होगा. एक्टिव देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है. ऑब्वियसली यहाँ पे आपका पारा पोजीशन पे क्या होगा? ज्यादा नाइट्रेशन होगा, तो ये आपका क्या मिलेगा? मेजर. और ऑर्थो पे क्या मिलेगा आपको? माइनर. आप क्या करेंगे? इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आप इसे हाइड्रोलाइसिस कर दो. एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर दो. जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे एमाइड आपका हाइड्रोलाइसिस होकर चला जाएगा एमाइन में, देखो NH2 में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2. ये आपका मेजर हो जाएगा. अगर आपको पारा डेरिवेटिव्स नहीं ऑर्थो डेरिवेटिव बनाना है तो फिर पारा पोजिशन को सल्फोनेशन के थ्रू ब्लॉक कर दो. अब ब्लॉक करने के बाद आप वहाँ पे क्या कर देंगे? फिर आप नाइट्रेशन कर देंगे और फिर डिसल्फोनेशन करके ऑर्थो डेरिवेटिव ला दो. आई बात समझ में क्या प्रोसेस होता है इसका नाइट्रेशन का? सर मेटा पोजीशन के लिए नहीं, मेटा पोजिशन पे कैसे जाएगा? मेटा पोजिशन पे तो आपका ये ऑर्थो पर डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये का, तो ये ऑर्थो पोजिशन पे एक्टिवेट करेगा ना, तो यहीं पे नाइट्रेशन होगा. अगर इसको मान लीजिए सल्फोनेशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पे आएगा बताइए? नाइट्रो ग्रुप अगर लाएंगे तो कहाँ पे जाएगा आपका बताइए? ऑर्थो पे. फिर हम लोग डिसल्फोनेशन करके लेके चले आएंगे आप लोग. आप बताइए, तो एनिलीन पे जब नाइट्रेशन आपको करवाएगा तो बिफोर नाइट्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन. और एसिटाइलेशन के लिए क्या लेंगे? या तो एसिटिक एनाइड्राइड लेंगे या तो एसिटाइल क्लोराइड लेंगे. उसके बाद आप नाइट्रेशन करो, फिर एसिडिफिकेशन करके बेसिक हाइड्रोलाइसिस करके रिवर्स बैक टू एनिलीन. तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे एसिटाइलेशन के इसके बारे में, नेट मोनो नाइट्रेशन? बताइए, पता चला आपको? क्या करेंगे ईशानी हाँ सर. बताओ. हाँ, तो अब देखिए, तो नाइट्रेशन करेंगे तो बिफोर नाइट्रेशन क्या करना पड़ेगा आपको? एसिटाइलेशन. अब देखिए, अब जो दूसरा मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, हेलोजनेशन. याद करो हेलोजनेशन में क्या होता है कि जैसे आप एनिलीन पे हेलोजनेशन करवाएंगे Br2 वाटर लेके, लुईस एसिड लेना भी नहीं पड़ेगा आपको. क्या बनेगा ये? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. और ये जो होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. दिस रिएक्शन यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एनिलीन. जैसे फेनॉल में होता था वहां भी होता. ये क्या हुआ? पॉलीसब्स्टिट्यूशन हुआ. पॉलीसब्स्टिट्यूशन हुआ. अब इसी पे अगर मान लो कि आपने Br2 और CH2 लेके किया था, आपने क्या किया? पोलर सॉल्वेंट लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए? कौन बोला? नॉन पोलर.
यहाँ पे चांस क्या होता है मोनो सब्स्टिट्यूशन का? यहाँ भी जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन ही आ जाएगा आपका। आप एक काम करो, फेनॉल पे जब आपने करवाया था तो क्या बोला था, 2,4,6 टाइप ब्रोमोफेनॉल आया था। और फिर आपने क्या किया था, CS2 लेके लो टेम्परेचर पे जाके मोनोब्रोमिनेशन किए थे। लेकिन एनिलीन में Br2 CS2 लेने के बाद भी आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन आएगा। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द चांस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन। हाँ, पॉली सब्स्टिट्यूशन में अगर चांस आपको स्टॉप करना है तो फिर NH2 का एक्टिवेटिंग को रिड्यूस करो एसिलेशन के थ्रू, और फिर आगे रिएक्शन करवा दो आप। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे क्या बोला मैंने? इस पे यूजर एक बार बोल रहे नहीं नहीं, क्या बोला मैंने? एनिलीन क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है आपका। तो ये मॉलिक्यूल में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कि Br2 को आपका पोलराइज कर देगा। ये पोलराइज कर देता है इसको। अब पोलराइजेशन के बाद आपका लुईस एसिड कर लेने का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है। ये आपको फेनॉल में ऑलरेडी बता दिए थे कि व्हेन एनिलीन फेनॉल react with the Br2, so no need of the Lewis acid because the ring having the more electron density, that electron density is sufficient to polarize the Br2 molecule to generate the electrophile, right? इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है कि Br2 को पोलराइज करके वो सफिशिएंटली अपना अटैक करवा देगा। आई बात समझ में? इसलिए नो नीड टू टेक द लुईस एसिड्स इफ यू आर यूजिंग द नॉन पोलर सॉल्वेंट। इवन द Br2 molecule get polarized through the interaction with the benzene ring to give the Br plus। मतलब नो नीड ऑफ द टेक लुईस एसिड्स। मतलब लो टेम्परेचर पे नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तभी भी आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। मोनोब्रोमिनेशन। तो मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो बेटा किसके थ्रू करेंगे, फिर एसाइलेशन के थ्रू। मतलब आपको NH2 के एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करना है। और NH2 के एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करते हैं हम लोग एमाइड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करके, मतलब एसाइलेशन के थ्रू। याद रखोगे? স্যার বলছি যে অ্যাসাইলেশন করলেও ওটা অর্থোপ্যারা ডাইরেক্টিংই থাকে তো, কিন্তু মানে অ্যাক্টিভেটিং গ্রুপটা কমে যায়, তাই তো? अरे वो देख, এটা দেখ, এদিকে লন পেয়ার আছে কি না বল বাবু? হ্যাঁ, আছে। তাই জন্য এটা রেজোনেন্সে যাবে কি না বল বাবু? হুম। তাই জন্য এটা অর্থোপ্যারা ডাইরেক্টিং গ্রুপ আছে। তাই? ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, এদের দেখ, বিফোর বিফোর মনোব্রোমিনেশন aniline must be acetylated before halogenation। तो बेटा बताओ, हेलोजनेशन करने से पहले भी एसाइलेशन करना आपको, और ब्रोमीन नाइट्रेशन करने से भी पहले एसाइलेशन करवाना आपको। तो मेन टारगेट क्या था, NH2 के एक्टिवेटिंग को रिड्यूस करना। ऐसा नहीं समझ में आया ये क्या बोला मैंने? तो देखो, ऐसा नहीं बताओ समझ में आ रहा है, मांगी बताइए समझ में आ रही है? तो मैं बता रहा हूँ हाँ आपको। सर। रेडियन लेंगे तो क्या बनेगा आपका, NHCOCH3। अब बेटा बता दो, अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये आपका? অর্থোপ্যারা। तो ये हो जाएगा एक प्रोडक्ट, और एक आपका आ जाएगा आपका ये प्रोडक्ट। तो बताइए कौन मेजर हो जाएगा बेटा, पैरा डेरिवेटिव्स। अगर इसी में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एसिडिफिकेशन या बेसिक मीडियम ले लेंगे। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, माइट का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर NH2 आ जाएगा, ये Br आ जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। ये देखोगे आप नियरली 87% आपका सही है। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये आपका माइनर होगा। तो बेटा बता दो, दोनों प्रोडक्ट को आप डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर देंगे कि नहीं आप? दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर देंगे कि नहीं हम लोग? ठीक। तो बताइए ये समझ में आ गया आपका कि हेलोजनेशन जब ये करेंगे तो बिफोर हेलोजनेशन एसाइलेशन, और बिफोर नाइट्रेशन एसाइलेशन। समझ में आ गया ये आपको? हाँ अरे बताओ, समझ में आ गया ये?
आपके पास एनसीईआरटी अगर होगा, ये कोई भी बुक होगा तो देखिएगा उसमें पहले एस्केलेशन करवाया होगा। अब समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब देखिए सल्फोनेशन करने जा रहा हूँ थर्ड। आपको पता है फ्रेडल का रिएक्शन नहीं होता एनिलीन में, पता है ना आपको? याद करो फ्रेडल का रिएक्शन क्यों नहीं होता था? कि भूल गए? याद होगा फिर फ्रेडल का रिएक्शन क्यों नहीं होता था? স্যার ওই যে NH2AlCl3 ওই রকম একটা কিছু করে দেয় যেটা স্ট্রংলি ডিঅ্যাক্টিভেটিং হয়। वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स बना देता था, जैसे नाइट्रोजन पॉजिटिव आ जाएगा तो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, इसलिए क्या करता था, डीएक्टिवेट हो जाता था, इसलिए वहां फ्रेडल का रिएक्शन नहीं होता था, बताए थे आपको। अब यहाँ पे बताइए, जैसे एनिलीन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेट SO4 के साथ, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं, बताइए आप लोग। তো NH3 প্লাস হয়ে যাবে, এটা কি হয়ে যাবে বলছো নিয়ে, এটা অ্যানিলিন কি হয়ে যাবে, এটা অ্যানিলিনিয়াম हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट আছে। अब फिर इसको क्या करो, 180 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसको हीट कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 और SO3H में। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फानलिक एसिड्स, सल्फानलिक एसिड्स। बताओ, बिफोर एसिड बेस रिएक्शन, आफ्टर द हीटिंग गिव द सल्फानलिक एसिड, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप बताओ सल्फानलिक एसिड में क्या क्या आपका एसिडिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है कि नहीं, चेक करो। तो जैसे सल्फानलिक में एसिडिक है बेसिक ग्रुप होगा, तो ये हमेशा क्या होता है, इस फॉर्म में आ जाएगा। एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, बेसिक ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा, और इसको क्या करेंगे, SO3 माइनस में रह जाएगा। आप बताइए, जो एसिडिक बेसिक ग्रुप प्रोटोनेट कर दिया, और आपका एसिडिक ग्रुप डिप्रोटोनेशन होगा, बेसिक ग्रुप में आपका प्रोटोनेशन होगा। आप ये बता दो, जो रिजल्टिंग बने कंपाउंड वाला उसमें नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, इसमें बताइए आपको नेट चार्ज जीरो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ज्यूटर आयन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बताइए, ज्यूटर आयन। तो जब आपके पास बायोमोलिक्यूल आपका सिलेबस में, जब आपको एमिनो एसिड बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन का मतलब होता है कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या होगा वहाँ पे, जीरो। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एसिडिक ग्रुप होता है, सुनिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप होगा और बेसिक ग्रुप होगा, तो एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, बेसिक ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा। तो ये एसिडिक ग्रुप डिप्रोटोनेट हो गया तो कैरी द नेगेटिव चार्ज, और आफ्टर द प्रोटोनेशन बेसिक ग्रुप कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल वहां पे चार्ज आपका जीरो हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो सल्फानलिक एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, याद रखेंगे। हाँ सर। तो आप देखो यहाँ पे, जब आपका देखिएगा यहाँ पे एनसीईआरटी अगर होगा आप पे, तो एनसीईआरटी में पढ़िए, ये सब सारा टॉपिक मैं कवर कर दिया आपको। ये सारा आपका 3 साल फोनेशन था वहां पे, एसाइलेशन था, नाइट्रेशन था, तीनों मैंने बता दिया आपको। ठीक, अब देखिए, अब जो बताने जा रहा हूँ सुनिएगा। अच्छा ये बता दो, ये बता दिए थे ना आइसोसाइनाइड कब होगा, साइनाइड कब होगा, ये सब बता दिए थे ना आपको। साइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, ये सब बता दिए थे ना। हाँ अब सर। देखना, अब देखिए, अब लिखिए अल्काइल नाइट्रोअल्केन लिखता हूँ यहाँ पे। तो बताइए नाइट्रोअल्केन कैसे बनाते हैं हम लोग। प्रिपरेशन देख लो पहले। अल्काइल हैलाइड पे जब आपने रिएक्शन करवाया था AgNO2 का, तो नाइट्रोअल्केन बना था कि नहीं आपका। नाइट्रोअल्केन याद है समझे, यही बताए थे ना कि नहीं, हेलोल्किन हाँ सर सर। जब पढ़ाए थे, तो अल्काइल में जब AgNO2 लेंगे तो क्या बने वहां पे, नाइट्रो अल्केन। अब बताइए, अब देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ यहाँ पे इसका सीधा, केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसका, प्रॉपर्टीज।
देखिएगा, सबसे पहले इसका देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन बता चुका हो कि नहीं, कैसे कैसे रिडक्शन होता है ये? याद करो, नेचुरल केन अगर रहेगा आपका, नेचुरल केन पे अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो, ये आप क्या करो वहाँ पे, कैटालिटिक हाइड्रोजन के बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोला था लेने के लिए, या आप यहाँ पे SnHCl ले लो। ये सब क्या काम करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, RnH2 में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं, कर देता था कि नहीं, बताइए आप लोग। जी अब आइए, अब इसका मेन रिएक्शन है, तो रिएक्शन, अब जो इसका सेकंड रिएक्शन लिख रहे हो यहाँ पे, ये इसका रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ, नाइट्रोल केन का अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, किसका ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा? अगर मैं आपको CH3 NO2 लेंगे, और आपके पास अगर CH3 और CHO रहेगा, तो बताइए किसका एसिडिक, बताइए एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बताइए। सर नाइट्रो का होना चाहिए। तो 1 > 2 सी ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका लेट कीटोन में। अब देखिए खुद से, अगर आप यहाँ पे CH2- लेंगे और NO2 का कंजुगेट बेस बनाएगा, तो इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगा कि नहीं, मोर स्टेबल है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। अब देखो, अगर मेरे को कोई बोलेगा, मेरे को, कि कंजुगेट बेस सबका बनाऊंगा, तो ये कंजुगेट बेस है नाइट्रो का, ये कंजुगेट बेस यहाँ भी रेजोनेंस का हेल्प मिलेगा यहाँ पे, ये कंजुगेट बेस आपने इन लो यूनिट बनाया, तो 1 और 2 में ज्यादा किसका स्टेबिलिटी मिलेगा, बताइए आप। 1 > 2। नाइट्रो ग्रुप पावरफुल विथड्रॉइंग होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप पावरफुल विथड्रॉइंग होता है? नाइट्रो। नाइट्रो नाइट्रो, ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, तो किसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, बताइए आप लोग। नाइट्रो का। नाइट्रो अब नाइट्रो का, तो इसी का सबसे पहले लिखेंगे आप लोग हेलोजनेशन। अब बताइए, हेलोजनेशन किस में करवाए थे, एसिडिक या बेसिक मीडियम में करवाए थे, देखिएगा। अब ये बता दो, इसमें नाइट्रो ग्रुप ये ले रही है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहीं दिखा है कि नहीं, आपको बताइए, कहीं अल्फा हाइड्रोजन दिखा है कि नहीं आपको, ये पोजीशन पर अल्फा पोजीशन है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, जब मान लो कि X2 के साथ हेलोजनेशन करेंगे बेसिक मीडियम में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये NO2 हो जाएगा, यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, और यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा। अगर एक्सेस दे दोगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, नहीं एक्सेस देंगे तो एक ही पप जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या, अल्फा हेलोजनेशन है या बीटा हेलोजनेशन है? अल्फा। अल्फा हेलोजनेशन। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखिए। और ये मेडिकल का जो बैच है, बच्चे बच्चे है, उनको भी ये, आपका आकाश का जो ATS होता है आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ देता है आपका, और एलन का जो टेस्ट होता है मेडिकल का, उसमें भी पूछ देता है, इसलिए बता रहे हैं आपको। देखिए, अब देखिए बेटा, यहाँ पे CH3 लेंगे और ये CHH लिए, और यहाँ पे क्या होगा, NO और नाइट्रो। बताओ यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होता था कि नहीं, टॉटोमराइजेशन ऐसा होता है कि नहीं, बेस है बेटा, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन लेना, तो प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन ले लिया आपका, तो ये बेस ऐसे प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे CH3 जाएंगे, और ये CH- जाएंगे, और ये NO2 रहेगा। अब आप देखते हो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस जैसे आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3, और ये क्या होगा, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निगेटिव, और ये O-। अब क्या होगा, चेक करना, ऐसे ही कुछ मैंने कंसेप्ट बताया था, अब ये इनोलेट के थ्रू बनाया, अब इस पे ये अटैक कर देगा, तो बेटा अब देखो यहाँ पे CH3 CHX आ जाएगा आपका, और ये NO, ये डबल बॉन्ड रिस्टोर हो गया, ये आ गया। मैकेनिज्म है समझ में? हाँ सर। पहले क्या कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन को टैप कर लीजिए, और जैसे आपने एल्डिहाइड कीटोन में आपने इनोलेट बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे आपका कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर दीजिए, और फिर वहां पे डबल बॉन्ड जाएगा, उसके क्रॉस आप हेलोजन को अटैक करवा दीजिए। अब ये बताइए, अब ईशान बताइए कि ये जो रिमेनिंग हाइड्रोजन होगा, वो उसका एसिडिकेशन तौर पे बढ़ गया कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ फर्दर वहाँ पे हेलोजनेशन का चांस फास्ट हो जाएगा कि नहीं, बताइए हाँ आप लोग। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहां भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप को यहाँ पे नहीं होगा।
अच्छा आई बात समझ में? आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, देखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन बनाते हो ना आप लोग, जैसे क्वेश्चन बनाते हो यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने Cl2 लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्या होगा? हेलोजनेशन करवा रहा है कि नहीं आपका? अगर आपको ऑप्शन में दो हेलोजन देगा तो दो बारना, ऑप्शन में कभी कभी एक ही हेलोजन रखा तो एक ही पे करना। लेकिन ये थ्योरी समझ में है कैसे कैसे होता है ये हेलोजनेशन? आपको अगर मैं NO2 दूंगा, इस पे अगर Br2 देके OH माइनस देंगे, तो कहाँ पे आएगा? अल्फा पोजिशन या बीटा पोजिशन पे आएगा? अल्फा। अल्फा पे। अल्फा पे। तो यहाँ पे Br आ जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। चलिए समझ में आ गया यहाँ पे। अब आइए, आप जो दूसरा रिएक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए। कंडेंसेशन रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब तो एल्डिहाइड कीटोन पे आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था कि नहीं आप? देखो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन पे आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था कि नहीं आप? याद करो। हाँ हाँ सर। सर देखो। तो वैसे ही यहाँ पे अगर जैसे OH माइनस लेंगे, यहाँ भी कंडेंसेशन हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। NO2। अब ये बता दो, यहाँ पे निक्लोफाइल का सोर्स कौन है आपका? नाइट्रो कंपाउंड होगा कि एल्डिहाइड खुद होगा, बताइए आप लोग। कौन हो जाएगा यहाँ पे सोर्स ऑफ निक्लोफाइल? नाइट्रो। अब बताइए सबसे एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है? नाइट्रोएल्केन। तो ये हो जाएगा आपका, ये हमेशा आ जाएगा सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब वो होगा एज इलेक्ट्रोफाइल ही वर्क करेगा। देखो कैसे करते हैं, मैकेनिज्म देखना आप। बेटा ये CH3 है और ये CH है, ये H है, और ये NO2 था, यही ग्रुप था। OH माइनस का काम क्या होता है? बेसिक मीडियम होता है, इसका काम होता है प्रोटॉन को ट्रैप करना। प्रोटॉन जैसे ट्रैप करेगा तो ये क्या होगा? CH3 माइनस, और ये क्या होगा? NO2। आगे मैंने रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बता दिया था, आगे CS आप खुद से फाइंड कर लोगे। आप देखना यहाँ पे CH3 ले लिए, और ये CO ले लिए, और ये CH3 ले लिए। आपको क्या लगता है यहाँ से निक्लोफिल अटैक कर सकता है कि नहीं? जैसे अटैक करेगा तो क्या बनेगा आपका, देखिएगा। CH3CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH3, यहाँ भी होगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? O माइनस, और ये क्या होगा? NO2। फिर आप क्या करोगे? बेसिक मीडियम ले रहे हो, इसको प्रोटोनेशन कर दोगे, तो आपने यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा दिया। तो इसका मतलब हो गया CH3, ये क्या हो जाएगा? OH, ये क्या होगा? CH3, और ये CH, और ये क्या होगा? NO2। मैंने बताया था ना एल्डोल में रैपिडली डिहाइड्रेशन हो जाता है, याद करो। हाँ यहाँ पे क्या होगा? वाटर निकाल दीजिए यहाँ पे, देखिए इसको हटाइएगा, वो हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिएगा, यहाँ से OH लीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिएगा, तो ये क्या कर देगा आपका? CH3, CH3, और ये डबल बॉन्ड CH। नहीं नहीं, एक हाइड्रोजन मिसिंग हो गया आपका, देख लो कहाँ पे। जैसे एक हाइड्रोजन तो वहां पे ट्रैप किया, फिर आपका है वहां पे, फिर वो कच रहेगा आपका। जैसे डबल बॉन्ड रहेगा उसमें नाइट्रो आ जाएगा, राइट? देखो तो कहीं पे रॉन्ग नहीं, नहीं कि एक कार्बन को मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ। सर कार्बन चलेंगे। हाँ, कार्बन का नाइट्रो का ग्रुप एक नाइट्रो रहना चाहिए था, वही मिस कर गए थे। यहाँ पे ले लीजिए, देखिए यहाँ पे सी सी होगा,
और यहाँ पे H रहेगा आपका, एक आपका CH3 रहेगा, टेट्रावैलेंट ही मेंटेन है वो का। यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन जाइएगा वहां से, देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा C, आफ्टर दैट CH3, और यहाँ पे क्या होगा, NO2। तो कुछ आइडिया लगा ईशान कैसे रिएक्शन होता है ये? हाँ सर। तो इसको एक शॉर्ट टेक्निक बता दो प्रोडक्ट पकड़ने का तरीका, देखिएगा आपके पास क्या होगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन आएगा, और ये नाइट्रो ग्रुप जो होगा उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे, मतलब ये NO2, ये कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। यहाँ से सीधा वाटर निकाल देना, और वाटर निकालने के बाद आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, देखना क्या हो जाएगा, अब प्लस वाटर निकाल देना। समझ में आए कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट कंडेंसेशन का? ऐसे ही एल कंडेंसेशन में आपने पढ़ा था कि नहीं, दो अल्फा हाइड्रोजन लेके वाटर निकाल देते थे। अब भाई एक और जो बताता हूँ सुनिएगा, एक एग्जांपल देखिए। अगर इस कंपाउंड को, नहीं नहीं रुकिए, एक एग्जांपल देने दीजिए, उसका समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये कीटो ग्रुप है आपका, और मान लीजिए अगर ये कंपाउंड आपका, ये नाइट्रो ग्रुप है आपका, ये नाइट्रो ग्रुप है आपका, देखिएगा ये आपका, ऐसे ले लीजिएगा, सुनिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे NO2 है, और इसको अगर मान लीजिए OH माइनस के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो बताइए क्या होगा, कौन अल्फा हाइड्रोजन जाएगा? ये पोजीशन है कि नहीं अल्फा पोजीशन, तो बताइए आप लोग, है वहां पे? तो उसी के थ्रू क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे, उस पे NO2 आ जाएगा, एक ये ग्रुप आएगा। मतलब ये जो कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन बेटा यहाँ पे है। ऐसा नहीं समझ में आया तो बताइए, आगे समझ में आई है? हाँ सर। हाँ, देखिए शरण्य बोल बेटा, बुझे चीज? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। तो ये की नाइट्रो कंपाउंड विद कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तब पकड़ लेंगे, आप लोग बताइए, হ্যাঁ স্যার। पकड़ लेंगे तो बताइए। निशान जैसे आप हिमांशु पांडे या जो भी बनाएंगे, तब वो क्वेश्चन मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तब पकड़ लेंगे आप। हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना, ये बता दिया मैंने, कंडेंसेशन। अब उसके बाद एक आइसोसाइनाइड एसाइनाइड का मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया था ना आपको, ये हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है साइनाइड आइसोसाइनाइड का, कि नहीं बताए थे? आइसोसाइनाइड बनता कैसे था, याद है आपको? RX पे जब आपने AgCN का रिएक्शन करवाया था, AgCN का, तो क्या बना था, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? আইসোসায়ানাইড। आइसोसाइनाइड। और एक प्रोसेस और बताए थे, याद कीजिए कौन सा प्रोसेस बताए थे आपको, बोले थे प्राइमरी एमीन को जब आपने ट्रीट किया था किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और एल्कोहलिक KOH लिए थे, तो क्या बना था आपका, याद कीजिए। सुसाइड में लिख देता हूँ, रुकिए। सेकेंड लिख रहा हूँ आपका, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। अब तो प्राइमरी मीन से अगर मैं बोलूंगा आइसोसाइनाइड बनाओ, तो कैसे बनाओगे आइसोसाइनाइड टेस्ट के थ्रू? NH2 पे जब आप रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म का, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक एक्वस KOH, तो बेटा याद करो RNC बनता था कि नहीं? हाँ सर। इसी प्रोसेस को क्या बोले थे आपने, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइलमिन रिएक्शन है कि नहीं, बताइए कार्बाइलमिन रिएक्शन, कार्बाइलमिन रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। आप बताइए इसका प्रॉपर्टी जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको।
केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसका सबसे केमिकल प्रॉपर्टीज आपको रखना है रिडक्शन। तो बेटा रिडक्शन से क्या बनाए थे, 1 डिग्री मीन या 2 डिग्री मीन्स? मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया था। फिर मैंने याद करो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद मैंने करवाया था आपको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड लिया था, या आपने सोडियम इंडिथाइल अल्कोहल लिया था। ये सब का काम होता था इसको कन्वर्ट करना 2 डिग्री मीन्स में। CH3। फिर इसका एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन लिखिएगा हाइड्रोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस या बेसिक मीडियम में? सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस नहीं होता एसोसाइनाइड का। साइनाइड का दोनों होता है। आज आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस करोगे आइसोसाइनाइड का, सॉरी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये बोले थे आपको क्या बनता था, ये बनता प्राइमरी एमीन्स और एक बनता आपको फॉर्मिक एसिड्स। याद करो मैंने बहुत क्लियरली बोला था रिएक्शन के थ्रू ये बनता फॉर्मिक, ये बनता आपका एनिलीन, ये बनता था आपका एमीन्स। याद कीजिए मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका। बताए थे, बताइए सुमित, बता चुके थे कि नहीं ये, या नहीं बताए थे? आई सर थिंक आप एसोसाइनाइड का शायद मैं बता दिया था, याद कीजिए आप लोग। मैंने जब आपका साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाए थे निगेटिव और पॉजिटिव था बेटा, जब हाइड्रोलाइसिस करवाने जाते थे तो दोनों को कहाँ पे अटैक करवाते थे? कार्बन। कार्बन पे। फिर क्या होता था, फिर कौन अटैक करता था बताइए आप लोग, याद कीजिए थोड़ा। फिर आप जैसे जाते थे ना तो कौन अटैक करता था उसके बाद? फिर एसिडिक मीडियम लेते थे, फिर एसिडिक मीडियम में किसको प्रोटोनेशन होता था? NH पे प्रोटोनेशन होगा, और क्या होगा, HCl होगा। अब कौन अटैक करेगा बता दो? फिर यहाँ से वाटर अटैक करेगा आपका इधर। जैसे ही इधर वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, आप खुद से चेक कर लो। फिर इस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये क्या होगा, RNH आ जाएगा आपका। इधर क्या हो जाएगा, H, ये OH, इधर होगा H, इधर होगा OH। अब ये लॉन पेयर है, यहाँ से इसको भगाएगा, फिर इस पे वाटर प्रोटोनेट कर देगा। इधर से आ जाएगा फॉर्मिक एसिड आपका आ जाएगा, इधर से आपका RNH2 आ जाएगा, इधर से आपका फॉर्मिक एसिड का पॉसिबिलिटी है। तो जब भी आपका आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर पाएगा बेटा तो क्या बनाओगे, देखो ये NC है, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे आप, NH2, और क्या बनाएंगे आप, फॉर्मिक एसिड्स। मतलब क्या करना है, ये कार्बन, एक कार्बन को फॉर्मिक में कन्वर्ट कर देना, और ये अमोनिया एंड नाइट्रोजन जो है उसमें NH2 में कन्वर्ट कर देना। अब प्रोडक्ट पकड़ने के लिए सबसे इजी टेक्निक ये होता है कि नाइट्रोजन से जो कार्बन आइसोसाइनाइड है उसको आप फॉर्मिक में कन्वर्ट कर दो, और नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन जोड़ दो वहां पे, पकड़ लेंगे प्रोडक्ट आप हाइड्रोलाइसिस का। एक इन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका था, ये दोबारा बता रहा हूँ आपको। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन आइसोसाइनाइड का बताए थे कि नहीं, याद करो आप लोग। जी सर। तो वो भी बता चुके थे, या हाइड्रोलाइसिस बता दिया आपको। ग्रिग्नार्ड के साथ जब रिएक्शन बताए थे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए थे, याद कीजिए। रिएक्शन विद RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, तो उसमें क्या बताए थे, याद कीजिए थोड़ा आप लोग। सर कीटोन। रिएजेंट जब जाएंगे तो आपने देखा था यहाँ पे कि जब भी आपका आइसोसाइनाइड होता है, जैसे आप यहाँ पे RMGX लेते हो बेटा, RMGX, तो मैंने बोला था दोनों को दोनों इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक कहाँ पे करता है, कार्बन कार्बन। पे। कार्बन पे ही। जब इसका हाइड्रोलाइसिस बेटा स्टार्ट करेंगे तो मैंने इसका क्या किया था, हाइड्रोलाइसिस किया था।
हाइड्रोलाइसिस करके बाद ये आया था NH2 में, ये आया था फॉर्मल्डिहाइड में, आया था कि नहीं? अब देखो ना, जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले एसिड बेस का रिएक्शन होगा यहाँ पे। जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये R हो गया, देखिए यहाँ पर, तो ये बेटा एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एसिड बेस का रिएक्शन होगा, अब क्या हो जाएगा देखो, फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फिर इसमें प्रोटोनेशन होगा। जैसे प्रोटोनेशन होगा तो फिर यहाँ से वाटर अटैक कर देगा, एक तरफ आपका एल्डिहाइड आ जाएगा, एक तरफ ये तो आपने NH2 लिए थे, उधर एल्डिहाइड ने रॉन्ग, फॉर्मल्डिहाइड ने फॉर्मिक एसिड नहीं आना चाहिए, वहाँ पे एल्डिहाइड आना चाहिए। एल्डिहाइड आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका RCHO। तो ये याद रखिएगा, इसमें ये ग्रुप होता है यहाँ पे। तो बता दूं मैं, कह रही ये समझ में आ गया आपको रिग्नट का? अगर बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा मैकेनिक्स फिर से। देखिए, ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखो, उसी पे काम चल जाता है बेटा, इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा बात कीजिए इस पे। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे आइसोसाइनाइड लिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि गिगनार्ड उसी पे अटैक करेगा, RMGX। जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस करने जाओगे तो सबसे पहले तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा, तो ये RNC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा H। अब क्या होगा, इसमें प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो अब देखना, अब वाटर अटैक करेगा क्योंकि प्रोटोनेशन करवा के, तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा, तो नाइट्रोजन पे तो प्रोटोनेशन होगा। देखना यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा R, ये क्या होगा H। अब वाटर अटैक करवा दो यहाँ पे, जैसे वाटर अटैक करवाएंगे तो देखना क्या हो जाएगा, RNH हो जाएगा आपका, और ये CO, ये R हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, देखना यहाँ पे, नहीं CO नहीं, आपका रॉन्ग लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका C। जैसे जाएंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये होगा। आप क्या करेंगे देखना, हम्म, अब क्या होगा, यहाँ से ये भागेगा, जैसे भागे उसको प्रोटोनेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा RNH2, ये H आ जाएगा आपका, रॉन्ग कर दिए कहीं पे। देखो तो, ये तो कहाँ पे रॉन्ग पे, कहीं पे रॉन्ग कर रहा हूँ, नहीं चेक कर पा रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ कहीं पे। RMGX प्रोटोनेशन हुआ, तो उस पे आपने OH लाया, फिर आप जैसे OH लाएंगे तो उस पर OH ग्रुप जैसे जाएगा, तो ये आपका NH2 जैसे जाएगा वहां पे। तो देखो तो सुमित, कहाँ पे रॉन्ग कर रहा हूँ, कहीं पे मैं आउटपुट लूप हो रहा है कहीं पे। সে ঠিকই তো লাগছে। नहीं 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 नहीं, कहीं पे रॉन्ग कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां पे, वहां तक प्रोसेस सही है आपका, वही देख रहे हैं, कहीं पे कुछ मिसिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। NH था, आपका ये NH आ जाएगा वहां पे, हाइड्रोलाइसिस जैसे का H आ जाएगा आपका, एमाइड हो जाएगा आपका, रुकिएगा अभी, अभी रुकिए एक मिनट तो सोचने दीजिए। आप जैसे वाटर इस पे देंगे तो यहाँ पे इधर धक्का मार के इधर NH कर जाएगा इसको, इस पर रह जाएगा OH। जैसे इस पे जाएंगे तो इस पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ सही है सही है सही है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका OH प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका R। अब यहाँ से रिप्रोटोनेशन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, और ये आपका आ जाएगा एमीन्स। सही था। अब बता दो, अब कहीं भी अगर पढ़ोगे तो इतना मैकेनिज्म का कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अब सीधा प्रोडक्ट बनाना समझो कैसे होता है। ग्रीनहार्ट पर अटैक करवा देना, वहां से प्रोडक्ट जज कर लेना, कर लेंगे। तो यही टॉपिक था आपका नाइट्रो का, नाइट्रो का बता दिए मैंने। अब सुनो, साइनाइड एसोसाइनाइड बता दिए, नाइट्रो बता दिए, साइनाइड एसोसाइनाइड बता दिए, नाइट्रो में आपने देखा था नाइट्रोकेन में कंडेंसेशन बता दिया मैंने लिहाइड कीटोन के साथ, डिक्शनरी टू अल्फा हाइड्रोजन रिडक्शन ऑलरेडी बता चुका था। इधर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड पे पॉलीसब्स्टिट्यूशन बता दिया आपका, या कैसे पॉलीसब्स्टिट्यूशन को रोकोगे ये बता दिए। यहाँ तक इन्हीं को समझ में आ गया तो बताइए। ऐसा नेटर क्लियर से बोलता है, बोलो, देखिए, अरे बोले ईशान क्लियर আছে, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ अभी। হ্যাঁ স্যার। चलिए। স্যার আমার अब আসলে अब নেটওয়ার্কটা দেখাচ্ছে একটু আনস্টেবল, हाँ, কথাটা কেটে अब কেটে যাচ্ছে। बताइए, अनामित्रा बताइए, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। तो आप बताइए, जितना भी मेडिकल का बच्चे के हैं वहाँ पे, अब आप लोग लीव कर जाइए।
अब कुछ नेम ऑफ रिएक्शन में बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ जेई मेन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, और वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और मेडिकल के लिए अब नहीं है। तो आपका ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि सारा टॉपिक मैं कवर कर दिया। अब आप लोग रिग्रेस प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट संडे मैं आपको बता रहा हूँ जे एडवांस ही कंटिन्यू करूंगा। जे एडवांस का कंटिन्यू क्लास ऑर्गेनिक का भी लेने दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का बहुत सारा टॉपिक जे एडवांस का भी बचा हुआ है, जो मैं आप कनेक्ट करते चला जाऊंगा। मैं कुछ रिएक्शन आपका आज नेम ऑफ रिएक्शन मैं कुछ आपको बता देता हूँ सुमित। नेम ऑफ रिएक्शन में रिफॉर्मेस की बता देता हूँ। बेंजोइन कंडेंसेशन, जैसे अंकुर आपने देखा था बेंजोइन कंडेंसेशन के क्वेश्चन था, तो एक बेंजोइन का ये आपका बेंजोइन कंडेंसेशन वो बता देता हूँ, और एक आपका विटिक रिएक्शन का क्वेश्चन था, वो विटिक रिएक्शन बता देता हूँ। ये 3 रिएक्शन ठीक है बताने, ये टाइम ये बचेगा, तो मैं कंटिन्यू आगे दूसरा भी रिएक्शन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिए, समझ में आ गया यहाँ पे। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन को यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग बंद करके दूसरा चल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेडिकल का आपका